नमस्कार, आपका स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, जहां अगले आधे घंटे में एफएनओ मार्केट में से जुड़ा पूरा एक्शन हम आपके सामने लेकर आएंगे और साथ ही शो में बात करेंगे कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि अभी रडार पर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के। साथ ही आपको देंगे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी और बताएंगे कहां करें लॉन्ग और कहां ढूंढे शॉर्ट के मौके। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बाजार की 5 बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे। आज वीकली एक्सपायरी है और इस एक्सपायरी के पहले हम देख रहे हैं कि बाजारों पर दबाव है। निफ्टी 17,000 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया है। वहीं बैंक निफ्टी में 12 में से 12 शेयरों में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 600 अंकों से भी ज्यादा लुढ़का हुआ है फिलहाल बैंक निफ्टी। सेक्टर्स में से केवल फार्मा है जो कि अभी अच्छी सेहत में है, उसके अलावा सभी सेक्टर्स इंडेक्स में कमजोरी है। वहीं नतीजों के दम पर एचसीएल टेक में करीब 3% की तेजी हम जरूर देख पा रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है और आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि बेयर्स का पलड़ा जो है वो काफी भारी है और इंडिया विक्स भी उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। करीब 3% का उछाल वहां पे है और डाउ फ्यूचर्स जो है फिलहाल सपाट ट्रेड कर रहे हैं। सुबह जो अभी हरे निशान में थे वहां से भी कुछ ग्लोबल क्यूज आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। तो ये थी बाजार की कुछ 5 बड़ी बातें। पर आइए अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही अब आपको बता देते हैं कि फिलहाल मार्केट का रुख किस तरीके से है। वीकली एक्सपायरी है, जल्द ही हमारे गेस्ट को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि एक्सपायरी से पहले कौन सा ट्रेड आपको लेना है। पर कल भी हम आपके लिए ये शो लेकर आए थे और दमदार वहां से कॉल्स आपके सामने हमने रखी थी और उसका रिपोर्ट कार्ड अब आपके सामने रखते हैं। कल हमारे साथ शो पर राहुल शर्मा जुड़े थे और उनकी जो कुछ सुपर हिट कॉल्स थी उनमें से शामिल था एचसीएल टेक। देखिए, ठीक नतीजों के पहले उन्होंने यहाँ पे बाय करने की राय दी थी और 3% की आज वहां पे आप तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे उन्होंने एक ट्रेड सुझाया था जो कि कल से लेकर अब तक आपको 1.5% का मुनाफा कमा के दे चुका है। और साथ ही कोल इंडिया में 1% की तेजी के साथ हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो कि ये शो लगातार फॉलो करते हैं उनके चलते उन सभी को फायदा हुआ है। पर आज भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आज के हमारे गेस्ट भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया का, जो कि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सौरभ, सबसे पहले एक बार मार्केट पे ही आपसे नजरिया समझेंगे। देखिए, अभी तो 17,000 का लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया है, पर पिछले 3 दिनों से कहीं ना कहीं 16,950 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने का कोशिश कर रही है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 4 दिनों में से करीब 38,500 का जो लेवल है वो कोशिश करी है कि उसे होल्ड ऑन कर लें। क्या यहाँ से बिकवाली और गहराती भी आपको दिख रही है कि, और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीदर लेना चाहिए और फिर से हम कुछ पॉइंट्स की रिकवरी देख सकते हैं? साथ ही एक्सपायरी भी है, उसको लेकर आपका क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून सृष्टि। दोनों पहले निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में हम करंटली अभी अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही है और पिछले जो हफ्ता था काफी वॉलेटाइल था, मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स तो अवॉइड करूंगा, क्योंकि जो निफ्टी पे एक सपोर्ट है 16,900 से 16,800 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आई थिंक एक 16,800 के नीचे एक बड़ा बेयरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे जिस तरीके से मार्केट हम एक लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है, तो यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट नहीं सजेस्ट करूंगा। और ऑन द अपसाइड निफ्टी पे जो एक रेजिस्टेंस है 17,250 के आसपास आ रहा है, आई थिंक एक बड़ा मूव इस रेंज ब्रेक होने के बाद ही देखने मिलेगा। बट ओवरऑल एक जो बायस है साइडवेज टू बेयरिश है, बिकॉज हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। और बैंक निफ्टी में हम देखें तो 38,300 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। आई थिंक इस अभी हम उस सपोर्ट जोन के आसपास ही है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू जो है करंटली एक साइडवेज टू बेयरिश व्यू है। तो एक फ्रेश शॉर्ट तो अवॉइड करूंगा, बट आई थिंक ओवरऑल जो एक बड़ा ट्रेंड देखने मिलेगा 38,300 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड में बैंक निफ्टी में 27,500 तक गिरावट देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल करंटली मार्केट एक साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, तो साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड है, कुछ की लेवल्स हैं जो कि आपको ट्रैक करने ज़रूरी है। उस बेयरिशनेस को और गहराता हुआ देखने के लिए जहां पे बैंक निफ्टी पे 38,300 एक क्रूशियल लेवल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। पर चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। हम एक एक सेगमेंट लेकर आएंगे और एफएनओ बाजार में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, पूरी लिस्ट आपके सामने रखेंगे। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट बिल्डअप वाले शेयरों की, जहाँ पे हमें ताज़ा मंदी देखने को मिल रही है।
तो सौरभ, बाजार में हम गिरावट तो देख ही रहे हैं और इसके चलते कई सारे काउंटर्स बहुत बुरी तरीके से पिटते हुए नजर आए हैं। आपके सामने 4 स्टॉक्स रखना चाहूंगी जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हम देख पा रहे हैं। ये सभी काउंटर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पिट चुके हैं। जैसे कि हम इंडिया सीमेंट्स की बात करें तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 13-14% जो है टूटता हुआ नजर आया है। वहीं विप्रो नतीजों के बाद 6% गिरावट दिखा रहा है। एस्कॉर्ट्स आज 5% टूटा है और हैवेल्स इंडिया करीब 3.5% की यहाँ पे गिरावट है। क्या इन 4 में से, लिस्ट थोड़ी सी लंबी है पर फिर भी इन 4 में से कोई ऐसा काउंटर आपको समझ आ रहा है जहां पे अभी भी ताज़ा बिकवाली कर सकते हैं हम? इसमें से मुझे आई थिंक हैवेल्स का काउंटर में लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश शॉट बनाया जा सकता है, बिकॉज हैवेल्स ने आज के सेशन में एक रनअप के बाद जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट है उसको ब्रेक किया है। जो एक सपोर्ट जोन था 1250 का, उसको उसको आज के सेशन में ब्रेक किया है। तो मेरा मानना है यहाँ से एक फ्रेश डाउन ट्रेंड की शुरुआत होते हुए देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे हैवेल्स को शॉर्ट किया जा सकता है, बिकॉज उसका फ्यूचर्स डेटा भी देखे तो फ्यूचर्स में आज हैवी शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो मेरा मानना है करंट लेवल्स पे हैवेल्स को विद स्टॉप लॉस 1250 जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट है वो स्टॉप लॉस रख के एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है इस स्टॉक में 1180 जो एक इसका स्विंग लो है वहां तक एक गिरावट देखने मिल सकती है। और एक और शॉर्ट आई थिंक अगर बनाना है तो आई थिंक एस्कॉर्ट्स में बनाया जा सकता है, बिकॉज एस्कॉर्ट्स में हम देखें तो हायर लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न हुआ है और जो 2000 का लेवल था जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था उसको आज वॉल्यूम से ब्रेक किया है और डेरिवेटिव्स डेटा भी काफी सपोर्टिव है। तो आई थिंक एस्कॉर्ट्स में भी एक फ्रेश शॉट बनाया जा सकता है और करंट लेवल्स पे 2000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। नीचे में आई थिंक 1900 का लेवल तक एक गिरावट देखने मिल सकती है। विप्रो और इंडिया सीमेंट्स आई थिंक ऑलरेडी काफी गिर चुके हैं, तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल है। हालांकि ट्रेंड नेगेटिव है बट वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर शॉर्ट्स फेवरेबल नहीं। तो ये 4 काउंटर्स जो कि हमने आपके सामने रखे वहाँ पे इंडिया सीमेंट्स और विप्रो में थोड़ा सा अवॉइड करके आपको चलने की राय मिल रही है। वहीं एस्कॉर्ट्स की बात करें तो 1900 तक की एक गिरावट दिखा सकता है। यहाँ पे 2000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हैवेल्स इंडिया भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज इस काउंटर ने तोड़ा ज़रूर है और 1180 जो है इसका एक टारगेट हो सकता है। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने लेकर आएंगे वो कौन से शेयर्स हैं जहाँ पे जो लॉन्ग्स हैं वो फंसते हुए नजर आए हैं और अब वहाँ उनकी अनवाइंडिंग शुरू हो गई है। तो आपके सामने कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग के शेयर्स। ठीक है, तो इस लिस्ट में 3 शेयर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला है L&T फाइनेंस, दूसरा है SRF और तीसरा है RBL बैंक। एक एक करके बात करते हैं। 2 काउंटर्स इनमें से जो है फाइनेंशियल स्पेस से जुड़े हैं और हमने देखा है हाल फिलहाल जितने कुछ फाइनेंशियल स्पेस से जो काउंटर्स थे वो बस ज़रूर किए थे, पर यहाँ पे अब कुछ जो लॉन्ग्स बने हैं वो अनवाइंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर क्या ये गिरावट गहराती हुई नज़र आएगी? सौरभ, एक बार आपसे समझेंगे। सबसे पहले अगर आप RBL बैंक देख पाएँ तो, क्योंकि कई पिछला एक हफ्ता अगर ले ले तो कहीं ना कहीं 118 के आसपास ये काउंटर वहाँ से एक उछाल दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या यहाँ से एक अच्छे रनअप की उम्मीद की जाए या यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर हो जाना चाहिए, जो कि डेरिवेटिव्स डेटा आपको बता रहा है? आरबीएल बैंक की स्पेसिफिकली बात करें तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज जो लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है वो इतने ज्यादा वॉल्यूम्स पे नहीं हुई है। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग सिर्फ 0.7% कम हुआ है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे आरबीएल बैंक जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। और पिछले अगस्त के महीने में 24 तारीख को एक अच्छी कैंडल बनी थी, आई थिंक उसके आसपास ही उस कैंडल का सपोर्ट भी रहेगा। तो मेरा मानना है करंट लेवल्स पे आरबीएल बैंक्स में जिनके पास लॉन्ग अगर पोजीशन है तो उनमें एक 118 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। वीक का लो है, आई थिंक होल्ड करना चाहिए। और फाइनेंशियल्स में आई थिंक इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने भी मिला है। तो आरबीएल बैंक पे करंट लेवल्स पे आई थिंक 118 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की राय रहेगी। L&T फाइनेंस की अगर बात करें तो इस काउंटर में आई थिंक आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, बिकॉज आज के सेशन में स्टॉक ने जो अपना 200 डे मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम भी सपोर्टिव है और मुझे लग रहा है इस स्टॉक में जिस तरीके से पैटर्न देखने मिला है, जिस तरीके से गिरावट के बाद स्टॉक बाउंस बैक नहीं कर पाया और वापस एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद नीचे जा रहा है, तो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एक 72 तक की गिरावट देखने मिल सकती है। एक 77 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट पोजीशन भी बनाई जा सकती है L&T फाइनेंस में। और एसआरएफ को देखें तो एसआरएफ में भी आई थिंक करंट लेवल्स पे जिनके पास लॉन्ग है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी, बिकॉज स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। और ये एसआरएफ के चार्ट को अगर देखें पिछले 6 महीने से
तो जब भी स्टॉक अपने 200 डे के आसपास आता है, एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा बाउंस देता है, तो आई थिंक एसआरएफ में 2440 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन अगर किसी के पास है तो बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड आई थिंक 2550 तक की तेजी इस काउंटर में देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये तीनों ही काउंटर्स पे सौरभ ने आपको राय दे दी कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए। एक आरबीएल बैंक है जहां पे अभी भी लॉन्ग्स में आप बने रह सकते हैं, पर इसके अलावा एल&टी फाइनेंस में गिरावट जो है वो गहराती हुई ही नज़र आ रही है, और साथ ही एसआरएफ पे भी उन्होंने आपको राय दी। पर आगे बढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बाज़ार की ब्रेथ बहुत ही ज़्यादा वीक है। हम देख रहे हैं कि अगर एनएससी की बात करें तो कुछ 500 से ज़्यादा शेयर्स हैं जो कि अभी भी अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जी हाँ, लगभग 3 गुना जो गिरने वाले लिस्ट हैं वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। पर कुछ शेयर्स जो कि आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और साथ ही डेरिवेटिव्स डेटा में उनमें ताज़ा खरीदारी देखने को मिल रही है, अब वो लिस्ट आपके सामने रखते हैं। तो लॉन्ग बिल्डअप की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे 3 काउंटर्स फिर से सामने हैं आपके स्क्रीन के, जो कि सबसे पहले है HCL टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब, और तीसरा काउंटर है हिंडाल्को। HCL टेक्नोलॉजीज तो देखिए नतीजों के दम पे काफ़ी अच्छा एक वहाँ पे जंप देखने को मिला, और साथ ही कल के शो में भी हमने इस पर चर्चा की थी, जहाँ पे राहुल शर्मा ने इसको सजेस्ट किया था, और एक ये चाल उसी डायरेक्शन में हमने देखी है। पर सौरभ, इस मूव के बाद और मार्केट का मूड और माहौल देखते हुए, क्योंकि आप थोड़ा सा बेयरिश अभी भी लेकर चल रहे हैं, क्या यहाँ पे एक और फ्रेश लॉन्ग्स की तरफ जाना चाहिए, या फिर अभी इस तेजी के बाद थोड़ा सा थमना चाहिए? HCL टेक में हम देखें ओवरऑल पूरे आईटी पैक में दबाव देखने मिला है। इस स्टॉक में हालांकि एक थोड़ा सा आउटperformance देखने मिला है, बट करंटली स्टॉक में जो इसका प्रीवियस मंथ का जो एक हाई था, रेजिस्टेंस था, उसके आसपास ही है। और आई थिंक 1000 का जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो आई थिंक यहाँ पे एक फ्रेश रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फॉर फ्रेश लॉन्ग्स। आई थिंक स्टॉक में कंसोलिडेशन की जरूरत है, 1000 का लेवल ब्रेक होने की जरूरत है, उसके बाद एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। बिकॉज जनरली जो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहते हैं, वहां पे बॉटम बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आई थिंक इनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल है एग्जिट का, यहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है। और आई थिंक 1000 के ऊपर अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो बिल्कुल रेडार में रहना चाहिए, और फिर एक बड़ी तेजी 1050 1060 तक देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए HCL टेक्नोलॉजीज पे राय, जहाँ पे अभी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की आपके लिए सजेशन मिल रही है। पर आगे बढ़ते हैं, और 2 लिस्ट, इस लिस्ट में 2 और काउंटर सौरभ सामने हैं। पहला है डॉक्टर लाल पैथ लैब और साथ ही हिंडाल्को। क्या ये 2 काउंटर्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? लाल पैथ लैब की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो स्टॉक आज के में 3% अप है, और जिस तरीके से स्टॉक ने जो प्रीवियस स्विंग लो था वहीं से बाउंस बैक दिया है, तो मेरा मानना है रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पे बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन सकती है, एक 2320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है 2450 तक की तेजी स्टॉक में नियर टर्म में देखने मिल सकती है। तो आई थिंक लाल पैथ लैब पे आउटलुक पॉजिटिव है, और रिस्क टू रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे काफी फेवरेबल। ठीक है, तो लाल पैथ लैब जो है इन दोनों ही काउंटर्स में से पसंद आ रहा है। पर आगे बढ़ते हैं, अब कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी हम आपके सामने रखेंगे, जहां पे शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं और शेयर में आप एक उछाल देख रहे हैं, और 2 काउंटर्स इसमें शामिल हैं। सबसे पहला है कैन फिन होम्स और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज। कैन फिन होम्स फिलहाल जो है आपको 1% की बढ़त दिखा रहा है, और डॉक्टर रेड्डीज 0.5% ऊपर है। पर सौरभ, डॉक्टर रेड्डीज पे आपसे सवाल लेना चाहूँगी। देखिए आज पूरे सेक्टर इंडेक्स में से देखें तो केवल फार्मा इंडेक्स है जो कि अपने आप को हरे निशान में होल्ड कर रहा है। क्या यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज इसको लीड करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सन फार्मा, सिप्ला, ये 2 काउंटर्स मजबूती से ऊपर तो जा रहे हैं, पर अगर तीसरा नाम कोई आना चाहिए तो क्या वो डॉक्टर रेड्डीज हो सकता है? अगर फार्मा स्पेस से बात करें तो मेरे दोनों ऑप्शन सिप्ला और सन फार्मा ही रहेंगे, बिकॉज ऐसे वीक मार्केट में भी दोनों स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। और जनरली कोई सेक्टर के स्टॉक्स अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो वो दोनों स्टॉक्स या वो स्टॉक्स काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं इन द नियर टर्म। तो आई थिंक अगर किसी को ट्रेड लेना ही है फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, तो आई थिंक डॉक्टर रेड्डी अवॉइड करके सन फार्मा या सिप्ला के साथ रहना चाहिए। इनफैक्ट आज के लिए मेरे रेडार पे सन फार्मा का स्टॉक ही है। तो आई थिंक डॉक्टर रेड्डी करंट लेवल्स पे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अगर फार्मा नेम्स ही प्ले करना है तो आई थिंक सन फार्मा और सिप्ला बेटर विकल्प।
ओके तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज इनको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, पर सन फार्मा और सिप्ला जहाँ पे अच्छी दौड़ हम ऑलरेडी कुछ समय से इन दोनों काउंटर्स में देख रहे हैं, तो जो उम्मीद है और जो कॉन्फिडेंस है वो इन दो काउंटर्स में अभी भी बना हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज पे इतना भरोसा अभी भी नहीं आ रहा है। पर चलिए अब कुछ नतीजों की भी बात कर लेते हैं। इन्फोसिस अपने नतीजे आज जारी करेगी, मार्केट बंद होने के बाद ही आएंगे नतीजे, पर नतीजों से ज़्यादा जो बायबैक कंपनी ने एक एक्साइटिंग अनाउंस किया है कि उसके प्रपोजल पे भी वो विचार करेगी, कितना बड़ा हो सकता है ये बायबैक, और साथ ही नतीजों के अलावा, आंकड़ों के अलावा और कौन से फैक्टर्स पे नज़र रखनी है, आइए ये समझते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। पूजा बताइए। जी, आज आएंगे इन्फोसिस के नतीजे और हमारा अनुमान है कि आज नतीजों से ज़्यादा जो बाईबैक को लेकर घोषणा हो रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना, और बाजार की नज़र वहाँ पर रहेगी। और हम अनुमान करके चल रहे हैं कि 10,000 से 15,000 करोड़ तक का बाईबैक की घोषणा यहाँ पर कंपनी कर सकती है। अब किस प्राइस पे करती है ये देखना होगा। लेकिन फाइनेंशियल्स की बात करें तो इन्फोसिस के केस में भी कमेंट्री क्या आती है, गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो वहाँ पर हमारा अनुमान है जो आंकड़े हैं वो करीब 4,590 मिलियन के आसपास आ सकते हैं। रेवेन्यू टर्म्स में करीब 36,520 करोड़ के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। एबिट मार्जिन 20.5% के पास रहेगा, और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर देखेंगे तो रेवेन्यू में 4.8% ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ आंकड़े होंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। मार्जिन पर नज़र रखिए, यहाँ पर कुछ दबाव दिख सकता है। कंपनी की तरफ से कुछ सैलरी हाइक भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसका असर इस बार मार्जिन पर पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी छमाही की जो कमेंट्री है वो काफ़ी कॉशियस हो सकती है। डील को लेकर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा हायरिंग ट्रेंड और एट्रिशन रेट कैसे दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी सारी कंपनियों को भी कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। तो इन्फोसिस के केस में क्या होता है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी इन्फोसिस के नतीजों में। पहले तो बायबैक क्या होता है, कमेंट्री क्या आती है कंपनी की तरफ से, और आगे के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये पूरी जो चेकलिस्ट है वो हमारे सामने रखने के लिए, और साथ ही नतीजों का इंतज़ार तो है, पर नतीजों से पहले कुछ ज़्यादा एक्शन हम नहीं देख रहे हैं। निचले स्तरों से रिकवरी इन्फोसिस ने ज़रूर दिखाई है, पर पूरे आईटी पैक में दबाव तो है ही, पर क्या नतीजों के बाद थोड़ा भी एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, एक बार सौरभ आपसे समझना चाहेंगे। देखिए TCS ने निराश किया, विप्रो ने निराश किया, विप्रो के नतीजे अवेटेड हैं, पर क्या नतीजों से पहले कुछ उम्मीद लगा रहे हैं आप कि यहाँ से एक थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? क्या HCL टेक जैसा सरप्राइज कर सकता है इन्फोसिस? आपकी क्या राय है? इन्फोसिस का अगर प्योरली सी प्राइस एक्शन देखिए तो जो 1400 का लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पिछले 6-7 महीनों में स्टॉक ने यहाँ से 3-4 बार बाउंस बैक दिया है। तो मेरा मानना है अगर रिजल्ट्स थोड़े भी लाइक इन लाइन आते हैं या हल्के से नेगेटिव भी है तो भी एक स्टॉक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो आई थिंक रिजल्ट के पहले अगर किसी को कोई ट्रेड लेना है तो आई थिंक इट शुड बी ऑन द लॉन्ग साइड, बिकॉज 1400 का लेवल मेरे मानने से इजीली नहीं टूटेगा। तो आई थिंक यहाँ पे रिजल्ट्स के पहले अगर कोई ट्रेड लेनी है तो 1400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक फ्रेश लॉन्ग बनाया जा सकता है। आई थिंक ऑन द अपसाइड 1460 से 1480 तक के लेवल्स इन्फोसिस में नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1400 एक मेजर सपोर्ट है इन्फोसिस के लिए, वो अगर होल्ड ऑन करता है तो वहाँ से आप एक तेज़ी की उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये थी राय इन्फोसिस के लिए। 1400 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, और 1460 जो है नियर टर्म टारगेट्स इन्फोसिस के निकल कर आपके लिए आ रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे फिलहाल हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के चलते कुछ ऐसे काउंटर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पे आने वाले टाइम में आप थोड़ी सी तेज़ी होते हुए देख सकते हैं, और इसमें दो काउंटर्स शामिल हैं। सबसे पहले कोरोमंडल इंटरनेशनल और साथ ही जी एंटरटेनमेंट, जो कि अभी फ़िलहाल 1/4% की मतलब वहाँ पे उतनी कमी है, 0.75% की तेज़ी हम वहाँ पे देख पा रहे हैं। पर सौरभ, जी एंटरटेनमेंट पे ख़ास तौर से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए बहुत ही वॉलेटाइल
काउंटर है ये। खबरों के दम पे बहुत एक्शन इस पे देखने को मिलता है, पर हाल फिलहाल जो पॉजिटिव खबर आई थी उसके बाद से तो खैर वो स्टॉक नीचे ही जा रहा है। पर क्या यहाँ पे जो थोड़ी सी तेज़ी है इस पे हल्का भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने 20 डे मूविंग एवरेज जिसका आप भी यूज़ करते हैं उसको वो सपोर्ट ले रहा है आज उसका, तो क्या यहाँ से कुछ हाल की उम्मीद करें? बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि आपने कहा कि स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज से एक बाउंस बैक दे रहा है और पिछले एक हफ्ते पहले जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम इसी लेवल से स्टॉक ने 2 दिनों में लगभग 255 से 280 का मोमेंटम दिखाया था। तो ऐसी बड़ी तेजी के बाद जब भी एक पुल बैक होता है तो लोअर लेवल्स पे वापस बाइंग देखने मिलती है। तो मेरा मानना है करंट लेवल्स पे जी में इनके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 265 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड आई थिंक 280 के लेवल्स नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं। आउटलुक पॉजिटिव है, स्टॉक में कोई नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है प्राइस एक्शन में, तो आई थिंक 265 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल पोजीशन में बने रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये जी एंटरटेनमेंट पे आपके लिए राय। पर चलिए अब कुछ ऐसे काउंटर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पे आने वाले टाइम में मंदी हमें बढ़ती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो 2 काउंटर्स यहाँ पे भी शामिल हैं और दोनों में ही हम करीब 2% की गिरावट देख रहे हैं। सबसे पहले SBI लाइफ और दूसरा है ICICI बैंक। एक एक करके इन दोनों पे बात करते हैं। SBI लाइफ अगर देखें तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं 1300 के आसपास ये काउंटर वहाँ से कुछ हाल दिखाने की कोशिश कर रहा था पर नाकामयाब होते हुए अब करीब काफ़ी बिकवाली इसमें हो चुकी है। 1190 यानी 1200 तक के आसपास आ गया है। करीब 100 रुपए का करेक्शन तो स्ट्रेट अवे हमें इसमें देखने को मिल गया है। दूसरा है बैंकिंग दिग्गज ICICI बैंक। यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट एक हम देख पा रहे हैं, क्योंकि 900 के ऊपर ये ज़रूर निकला था काउंटर, अपने ऑल टाइम हाई स्तर इसने हाल फिलहाल ये छुए हैं, पर उसके बाद करीब 50 रुपए करेक्ट हुआ है और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है उन स्तरों पे जो कि इसके पहले के रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे। सौरभ, क्या इन दोनों काउंटर्स में से कोई आपको ऐसा समझ आ रहा है जहां पे तेजी हम और गहराती भी देख सकते हैं? आज जिस तरीके से बाजार कमजोर हुआ है, क्या ये 2 काउंटर्स थोड़ा सा और इस पे प्रेशर डाल सकते हैं? ICICI बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरा आउटलुक इतना नेगेटिव नहीं है। वो जैसा कि मैंने कहा कि बैंक निफ्टी पे 38,300 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है और ICICI बैंक में 845 से 850 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आई थिंक जब तक ये ब्रेक नहीं होता है एक बड़ी गिरावट ICICI बैंक में डिफिकल्ट है। बट SBI लाइफ पे आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव है बिकॉज जो 1200 का लेवल था जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था उसको आज स्टॉक ने अपने आज के सेशन में ब्रेक किया है। तो मेरा मानना है यहाँ से गिरावट अगले 1 महीने में बढ़ने होते हुए देखने मिल सकती है। तो आई थिंक 1220 के स्टॉप लॉस से SBI लाइफ में फ्रेश शॉर्ट बनाए जा सकते हैं। आई थिंक इन द नियर टर्म 1150 के लेवल्स SBI लाइफ में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो SBI लाइफ जो है यहाँ पे आप एक ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। ICICI बैंक पे इतना बेरिश व्यू फ़िलहाल नहीं है, तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कैटेगरी में ICICI बैंक ज़रूर शामिल है। पर सौरभ, अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जो कि आपके रेडार पे हैं? मेरा पहला पिक फ्रॉम द फार्मा स्पेस रहेगा सन फार्मा। जैसा कि मैंने कहा कि सन फार्मा आज के सेशन में भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई के आसपास है और पूरे फार्मा पैक में से सबसे जो एक प्राइस वाइज अगर किसी स्टॉक ने लीड किया है तो सन फार्मा है। तो आई थिंक मेरा मानना है जिस तरीके से आज के सेशन में स्टॉक ने एक नया हाई हिट किया है, डेरिवेटिव्स में फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुआ और स्टॉक में हायर राइज कंटिन्यूसली बन रहा है, तो मेरा मानना है इस स्टॉक में आगे जाते हुए एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने मिल सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो 1000 की कॉल ऑप्शन है वहां पे एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने मिली है। तो आई थिंक राइटर्स भी बिलीव कर रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो सन फार्मा में करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। एक 960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड आई थिंक 990 से 1000 के लेवल्स नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं। और दूसरा ऑन द शॉर्ट साइड लेना चाहूंगा टाटा स्टील में। टाटा स्टील में हम देखेंगे कि आज के जिसमें स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास एक बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, जो एक बेरिश पैटर्न है। और जनरली जब ये भी बनता है, ऐसा पैटर्न बनता है तो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने की संभावना होती है। तो आई थिंक टाटा स्टील में करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक अप मूव रिजेक्ट हुआ है, इस स्टॉक में वापस एक डाउन साइड में गिरावट देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। तो एक 100 के स्टॉप लॉस से 104 के स्टॉप लॉस से फ्रेश शॉर्ट की सलाह रहेगी। और ऑन द डाउन साइड आई थिंक 90 के लेवल्स टाटा स्टील में नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं।
तो मार्केट के मूड और माहौल को देखते हुए एक लॉन्ग और एक शॉर्ट सौरभ आपके लिए लेकर आए हैं। लॉन्ग करना है आपको सन फार्मा 990 और 1000 तक के टारगेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर शॉर्ट का नज़रिया बन रहा है टाटा स्टील में। मेटल की चमक हल्की होती हुई हमें दिख सकती है। टाटा स्टील मौजूदा स्तरों से करीब 9 रुपये नीचे 90 रुपये तक के टारगेट्स हम इसमें देख सकते हैं। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल। पर सौरभ, आपसे जाने से पहले, क्योंकि ऑप्शंस ही करते हैं आप, निचले स्तरों से रिकवरी ज़रूर दिखाई है बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर बात करें तो एक्सपायरी के लिए क्या रेंज या फिर कौन सा लेवल सामने निकल कर आ रहा है, क्या उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि आउटलुक इतना नेगेटिव नहीं है, बिकॉज हम देखेंगे निफ्टी भी 17,000 के ऊपर आ चुका है, बैंक निफ्टी भी 38,500 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है जो निफ्टी की जो मैं एक्सपायरी देख रहा हूँ 16,900 से 17,200 के बीच में, और बैंक निफ्टी 38,400 से 38,800। तो मुझे लग रहा है मार्केट्स जनरली यहीं पे कंसोलिडेट करेंगे। कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है। अगर कोई अपमूव आता है तो आई थिंक ऑन द अपसाइड आ सकता है, बिकॉज हेवी शॉर्ट सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं। और पर निफ्टी 17,000 के ऊपर जितना टाइम ट्रेड करेगा, एक शॉर्ट कवरिंग इन द सेकंड हाफ पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक 16,900 से 17,200 फॉर द निफ्टी एंड 38,400 से 38,800 ऑन द बैंक। तो एक दायरे में ही ट्रेड करेगा, पर कहीं ना कहीं इन्हीं स्तरों के आसपास एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। पर निफ्टी पे उनका नज़रिया है कि 17,000 के ऊपर जितना समय वो टिकेगा, हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट कवरिंग के सहारे के साथ सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी ज़रूर देखने को मिले। पर चलिए इसी के साथ शो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए। पर एफएनओ जंक्शन में मुझे दीजिए यही